मेरा नाम है आशीष कुमार और मेरे चैनल आशीष मैथ बोकारो में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे एनटीपीसी 7 जनवरी 2021 के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन देखेंगे और आज हम मैथ्स का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन देने वाले हैं इस सेट का। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना देते हैं, तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। पूरा 5 पुरुष जो है पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना लेते हैं। मान लो कोई दीवार है, यानी एक दीवार है, किसी एक दीवार को 12 दिन में बना लेते हैं, तो बोलता है 50% अधिक दीवार को 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। मान लेते हैं एक्स पुरुष लगेंगे 10 दिन में कंप्लीट करने के लिए, तो 50% अधिक यानी एक था एक दीवार, तो ये 1.5 गुना दीवार हो जाएगा। तब तो अब इसको यूज कर सकते हैं m1 इंटू d1 इजिकल टू m2 इंटू d2। तो यहाँ m1 दिया हुआ है 5 पुरुष इंटू 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, और एक दीवार को कंप्लीट करता है 5 पुरुष 12 दिन में इजिकल टू m2। यहाँ m2 नहीं पता, यहाँ x है, m2 क्या है, x है, इंटू d2 दिया हुआ 10 दिन में कंप्लीट करेगा कितना, 1.5 गुना दीवार। 50% अधिक दीवार कितना होता है, एक का 1.5 गुना हो जाएगा। तो अब ये पॉइंट हटेगा, इधर 0 चढ़ेगा, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 5 इंटू 12 इंटू 3 इधर आ जाएगा नीचे से, m2 इंटू 20, 5 चौके 20, 4 तिहाई 12, यानी 9 पुरुष लगेंगे उसको कंप्लीट करने में 1.5 गुना दीवार को। तो ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। मान लेते हैं कोई समबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा ए है, कि जिसका भुजा क्या है, ए है, और उसका भुजा को 3 गुना कर दिया प्रत्येक भुजा को, तो 3a हो जाएगा। नया त्रिभुज का भुजा क्या होगा, 3a। तो बोल रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल में कितना कितना हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a² होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4, इसका तो a है तो a² हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √3/4, इसका 3a का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर इन लोग को अनुपात करते तो ये गया a² अनुपात हो जाएगा 9a², a² एक स्क्वायर गया यानी 1:9, यानी 9 गुना बढ़ जाएगा। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल का 9 गुना हो जाएगा। पहले का कितना था, 1 था, तो अभी का 9 हो जाएगा, यानी 9 गुना बढ़ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दोनों संख्या में 4 जोड़ने पर अनुपात 7:10 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा। हम एक चीज देख रहे हैं, दो संख्या मान लेते हैं 2x है और ये 3x है, तो दोनों में 4 जोड़ दे तो संख्या कितना हो जा रहा है, 7:10। यही ना हो रहा है, बस बन गया इक्वेशन। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये ऊपर जाएगा यानी ये इसके साथ गुना होगा और ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा 10 दूना 20x प्लस 10 चौके 40, और ये इसके साथ गुना होगा 7 या 21x प्लस 7 चौक 28, 20x आके इधर घट जाएगा 21 में, तो x बचेगा, 28 उधर चला जाएगा, 40 में घट जाएगा तो 12 बचेगा, x इक्वल टू 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। और इसको दूसरा तरह से भी बना सकते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या 2 और 3 है, और इसको इसमें 4 घटाने जोड़ने पर 7:10 हो जाता है, 7 और 10 हो जाता है अनुपात। इसका हाँ एक एज में हम लोग पढ़े थे ये फॉर्मूला, ये 4 अगर जोड़ने या घटाने से 4, ये होता है 7 में 10 गया तो 3 इंटू 4, 10 दूना 20, 7 या 21 इंटू ए या बी, तो क्या बोला, दोनों तरफ के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो अंतर कितना होगा, अंतर 2 और 3 का अंतर तो एक ही होगा, तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, नीचे 1 इंटू 1 यानी 12 ही होगा। ये फॉर्मूला से इससे भी 12 ही निकले, क्योंकि 3x यहाँ पे भी 3x है और 2x है, तो घट जाएगा तो अंतर तो x ही निकलेगा, x इक्वल टू 12, तो निकाल सकते हैं। और इस फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला है, इसको एज में हम लोग इस तरह का फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला आपको बता देते हैं, a/b और c/d इस तरह रहे, दोनों अनुपात का डिफरेंस जैसे दिया हुआ 4 जोड़ने पर x, ये 4 क्या था, x मान लेते हैं इसको, ये x था, तो c-d होता है इंटू x ad-bc इंटू a या b, जो निकालना हो लिख सकते हैं। ये है फॉर्मूला, इसको हम यहां यूज किए हैं, यहां पर यूज किए हैं, इसको इस तरह भी बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में एक 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से किसी टावर के शीर्ष और आधार का अवनयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई पूछ रहा है। तो 7 मीटर ऊंचा बना लेते हैं इमारत, ये 60 मीटर है ऊंचा एक इमारत है, जो बोल रहा है किसी टावर का, मान लेते हैं ये टावर है, कि शीर्ष और पाद का अवनयन कोण, यानी ऊपर से नीचे, अवनयन होता है ऊपर से नीचे, उन्नयन होता है नीचे से ऊपर, यानी अगर इसको ये मान ले तो ऊपर से ये 30 डिग्री है और ये बड़ा वाला 60 डिग्री है अवनयन कोण। तो ये अगर 30 डिग्री, अगर इसको भी यहां से मिला दे
तो ये अगर 30 है तो ये एकांतर कोण से ये भी 30 हो जाएगा, ये अगर 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा एकांतर कोण। तो ये निकल गया, जब हमको दिया हुआ है ये कितना है 60 है, ये निकाल लेते हैं इसका आधार बी। तो टेन थीटा हम जानते हैं टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई एच, ये पी हो जाएगा ये बी हो जाएगा। तो 60 बाई बी, तो टेन 60 √3 होता है इज इक्वल टू 60 बाई बी। तो इसको लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू 60 बाई √3। तो √3 और √3 से रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, ये b इज इक्वल टू हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, 3 से कटेगा ये 20 बार में, तो ये हो जाएगा 20 √3। तो b निकल गया 20 √3। अब ये 20 √3 निकला, तो ये अगर 20 √3 है तो ये भी हो जाएगा 20 √3। तब हम इसको निकाल सकते हैं। अब हमको क्या निकालना है, ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है। तो इसको ये p और ये b है, तो अब हमको tan 30 डिग्री करेंगे, tan 30 डिग्री इजगल टू p बाई बी। तो p मेरा p रहेगा इसका 30 डिग्री, किसी भी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, p हो जाएगा, ये b हो जाएगा आपको 20 √3 tan 30 डिग्री होता है 1/√3 इजिकल टू p बाई 20 √3। तो √3 गया, p इजिकल टू 20 हो जाएगा। तो ये p निकल गया कितना 20, इतना 20 है, अब पूरा 60 है तो ये 40 निकल जाएगा, क्योंकि पूरा 60 है ये 20 है तो 20 घट जाएगा तो ये 40 हो जाएगा, ये 40 है तो ये भी 40 है। तो वही बोल रहा टावर की ऊंचाई कितनी है, तो 40 है। ये ऑप्शन नंबर 2। इसको इस तरह बना सकते हैं, या फिर इसको एक और तरीका, हम इसको एक और तरीका से बता देते हैं, बनेगा सेम फिगर, अभी भी सेम फिगर बनेगा। इसको इसी तरह बनाना है, एक टावर है, ये इस तरह कोण बनेगा, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, और इसको अगर मिला दे तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा एकांतर कोण से, ये भी 30 डिग्री और ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमको पता है ये क्या है 60 है, तो हम लोग 60 डिग्री का एक जानते हैं ना, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा √3, ये 2 और ये 1, और ये 30 डिग्री है तो 1 2 ये √3 हो जाएगा। उसी तरह ये अगर ये क्या है, ये √3 हो जाएगा, यानी 60 क्या हो जाएगा √3 60 हो जाएगा, ये 1, तो √3 के लिए हम 60 हो जाएगा, तो 1 के लिए कितना, ये कितना √3, ये √3 है और ये 1 है, तो √3 के लिए 60, तो 1 के लिए कितना, तो ये निकल जाएगा 1, ये 1 है तो 60 बाई √3 इंटू 1। तो इसको रैशनलाइजेशन करेंगे √3 से तो 3 √3 3 ही होता है 3 से 20 बार में, यानी हो जाएगा 20 √3। तो ये निकल गया मेरा 20 √3। तो ये 20 √3 होगा तो ये भी 20 √3 होगा। अब साइन 30 डिग्री का हम क्या देखें, ये √3 होता है, ये क्या होता है √3 होगा, और सामने वाला 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो अब √3 के लिए 20 √3, तो 1 के लिए कितना, तब इसका लंबाई निकल जाएगा, तो 20 √3 बटा √3 इंटू 1, पहले भागा होता है फिर गुना होता है, तो √3 गया, तो ये 1 का निकल गया क्या 20, तो ये 1 कितना निकल गया 20 निकल गया। अब हम जानते हैं ये 20 है, टोटल 60 है, तो ये 40 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2, दोनों तरीका से बना सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिए, ये 60 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, एक होता है 45 डिग्री का। तो ये 45 डिग्री में क्या होता है 1 1, ये √2 ही होता है, 1 1 √2। इसको इस तरह भी बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है, तो साधारण ब्याज का अंतर इतना है, धनराशि ज्ञात कीजिए। यहाँ बोला 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो हम बता दें चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI और साधारण ब्याज यानी SI का अंतर का एक फॉर्मूला हम पहले भी बता चुके हैं अपने पिछले सेट में, PR² बटा 100 का स्क्वायर होता है, जहां P क्या है मूलधन है और R दर है, और हो गया अंतर दिया हुआ है कितना 20, तो यह 20 इजिकल टू PR² यानी R कितना 4% दिया हुआ है, धन निकालना है, वाट धन नहीं दिया हुआ है, तो P का P हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा बटा 100 इंटू 100, 4 चौके 16, 4 से 25, 4 से काटेंगे ये वाला हो जाएगा 4 5 20, 25, तो यहाँ 5 इंटू 25 इंटू 100 हो जाएगा इजिकल टू P, 25 25 125, फिर 00 हो जाएगा P इजिकल टू, जो कि मेरा मूलधन है धनराशि 125 00, यही है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको अगर हम दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, अगर हम साधारण ब्याज और दूसरा तरीका से देखते हैं हम इसको, ये तो एक तरीका हो गया, इसको अगर हम इसको बनाए अपने तरीके से, जैसे SI सिंपल इंटरेस्ट और CI कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंट है। ये 2 वर्ष का दिया हुआ है, अगर पहला वर्ष और दूसरा वर्ष देख ले, पहला वर्ष साधारण ब्याज कितना मिलेगा 4% और दूसरा वर्ष भी 4% मिलेगा, यानी टोटल कितना होगा, टोटल SI कितना होगा
8%। 2 साल में 2 ईयर में 8% होगा, काहे कि इसमें सदा सिंपल इंटरेस्ट में प्रत्येक साल समान साधारण ब्याज होता है। पहला वर्ष 4% तो दूसरा वर्ष भी 4%, टोटल 8% है। उसी लेकिन सीआई में क्या होता है, पहला वर्ष दूसरा वर्ष बदल जाता है। पहला वर्ष टोटल का, अगर टोटल 100 माने तो 100 का 4% पहला बार मिल रहा है, दूसरा बार भी 4% मिल रहा है। लेकिन क्या हो रहा है ना, दूसरा बार पहला 4% का भी 4%, यानी 4 का 4% निकालेंगे 4/100, तो ये हो जाएगा 0.16। तो दूसरा बार क्या मिल रहा है, 8, 4 4 8.16। यहाँ टोटल इतना परसेंट मिल रहा है, यहाँ 8% मिल रहा है या 8.16 मिल रहा है, यानी 0.16 ज्यादा मिल रहा है। तो वही बोल रहा है अंतर कितना हुआ, तो अंतर 20 है, और यहाँ अंतर 0.16, यानी 0.16 के लिए 20, तो 100 मूलधन के लिए कितना, टोटल तो 100% होता है ना मूलधन, तो 100 के लिए कितना, तो ये 20/0.16 इंटू 100, पॉइंट हटेगा तो एक और 0 बटेगा, 4 चौके 16, 4 पचे 4 से 25, तो 25 पचे 125, 125 पे 00, ऑप्शन नंबर 3। इसको दोनों तरीका से बना सकते हैं, इस तरह से भी, इस तरह से भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए एल सी एम क्रमशः सी डी और ए डी के अभिलंब है। ए एल 20 सेंटीमीटर है और सी डी 18 सेंटीमीटर है और सी एम 15 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप, तो समांतर चतुर्भुज निकाल लेते हैं। ए बी सी डी, ये समांतर चतुर्भुज का एक बता देते हैं कि ये और ये बराबर होता है और ये बराबर होता है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर ये कुछ यहां दिया हुआ है ए एल लंब है सी डी पर, तो सी डी पे ए एल लंब है सी डी पर, ए एल जो है ना सी डी पर, और सी एम ए डी पर, सी एम ए डी पर, तो यहां लंब हो जाएगा सी एम एम सी एम ए डी पर लंब है। तो ए एल कितना है, ए एल 20 है और सी डी 18 है, ये 18 है, और सी एम 15 है सी एम। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप, यानी परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी, चारों भुजाओं का योग हो जाएगा परिमाप। तो चारों भुजाओं का योग हो जाएगा, परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग। तो हम इसको पहले मेरे को पता ये 18 है तो ये भी 18 होगा, ये भुजा हमको नहीं पता है, तो हम एक चीज बता देते हैं, इसका क्षेत्रफल होता है समांतर चतुर्भुज का, क्षेत्रफल होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। मतलब इसका अगर क्षेत्रफल होगा, ये आधार मान ले और ये ऊंचाई हो गया, यानी 18 × 20, ये इसका क्षेत्रफल है। अगर इधर से ये आधार माने तो ये ऊंचाई हो जाएगा, तो हमको आधार इसका ये नहीं पता, यानी बीसी मान लेते ये एक्स है, नहीं पता तो ये भी एक्स हो जाएगा, तो एक्स × 15। तो आधार गुने ऊंचाई, इधर से क्षेत्रफल निकाले और फिर इधर से निकलेंगे आधार गुने ऊंचाई 15, एक्स इधर से एक्स हो गया आधार और ये हो गया ऊंचाई, तो दोनों तो क्षेत्रफल एक ही चतुर्भुज का, तो क्षेत्रफल बराबर होगा, ये हो गया। अब 5 से 3 बार में 5 चौके 20 और 3 6 18 6 चौके 24, एक्स = 24 निकल गया। अब हमको पता चला कि एक्स जो है 24 है और ये 18 है, तो ये 24 है ये भी 24 होगा, तो 24 24 48 हो गया, प्लस ये 18 ये भी 18, तो 18 18 36, तो चारों भुजाओं का योग ही तो होता है परिमाप। तो 8 6 14 बचा 1 4 3 7 1 8, यानी 84 हो गया परिमाप। चारों भुजाओं का योग परिमाप निकला 84 ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां दिया है P = 2 + √3 और Q = 2 - √3, P/Q बोला निकालना। तो हम P/Q तो सिंपली बना ही सकते हैं, इसको लिखेंगे 2 + √3 2 - √3 इंटू करेंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे 2 + √3 से और 2 + √3 से, तो ये a + b और a - b हुआ, तो इसको लिख सकते हैं a² - b², और ऊपर वाला a और ये 2 + √3 2 + √3, तो 2 + √3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 + √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, ये नीचे 2 का स्क्वायर 4 - √3 से 3 निकल जाएगा, और ऊपर a + b का होल स्क्वायर हो गया, तो इसको लिख सकते हैं a² यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, b² यानी √3 का स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा, प्लस 2ab 2 दूना 4 √3 हो जाएगा। तो 4 3 7 + 4 √3 बटा 1, तो यही हो गया 7 + 4 √3, यही आंसर, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 3 × 9, यही होगा। अब इसमें क्या जोड़ दें, तो बोल रहा है ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो एक चीज देखते हैं, इसके करीब कौन सा स्क्वायर है, तो हम देख रहे हैं 31 और 32 का स्क्वायर, 32 का 961 होता है, 31 का 961 होता है, 32 का 1024 होता है।
तो हम देख रहे हैं कि ये कितना 999 है 24, यानी इसमें 25 जोड़ दे तो ये हो जाएगा 1024, जो कि 32 का स्क्वायर होता है। तो ये जिसको स्क्वायर याद है तो उसको आसानी से बन जाएगा, इसमें 25 जोड़ दे। और जिसको स्क्वायर याद नहीं है उसको क्या करना है, उसको सिंपली क्या करना है कि भाग विधि का प्रयोग करना है। स्क्वायर निकालिए, जैसे निकालते हैं 999, 3 से लेंगे 3 तिहाई 9, ये कट गया, 9 उतरेगा, 3 3 6 हो जाएगा, ये 61, एक बार में एक बढ़ा के लेते हैं, ज़्यादा बार में लीजिए, तो ये 2 बार में लेंगे तो 2 दूना 4, 6 दूनी 12। तो इसमें क्या जोड़ दे कि ये 124 बन जाए और पूरी पूरी कट जाए। इसमें क्या जोड़ेंगे, 99 में 25 जोड़ दे तो वो 124 हो जाएगा और 24 पूरी पूरी कट जाएगा। मतलब यहाँ बोलना चाह रहा है 999 में 25 जोड़ दे तो 1024 हो जाएगा। इसमें क्या जोड़े कि ये 124 पूरा पूरी कट जाए, तो इस 99 में 25 जोड़ दे तो वो भी 124 हो जाएगा जो कि पूरा पूरी कट जाएगा। तो ये 1024 हो जाएगा जो कि 32 का स्क्वायर है, 25 जोड़ने पर हो सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में नीचे दिए गए रेखा ग्राफ में 2010 से 2014 के बीच इंडियन क्रिकेट लीग में 500 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या दर्शाई गई है। तो किस वर्ष अधिकतम बल्लेबाजों ने 500 से अधिक रन बनाए हैं। यहाँ बोल रहा 500 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या दिया गया है, तो नंबर ऑफ बैट्समैन, तो ये 6 बल्लेबाज है 2010 में जो 500 से अधिक बनाया था, और 2011 में 10 बल्लेबाज है जो 500 से अधिक बनाया था, 9, 5 और 7। तो सबसे अधिक पूछ रहा है किस वर्ष अधिकतम बल्लेबाज ने 500 से अधिक रन बनाए। तो यहाँ तो साफ दिख रहा है कि 2011 में 10 बल्लेबाज था, बाकी दिन तो कमे हैं, यानी 2011 में 10 बल्लेबाजों ने 500 से अधिक रन बनाए हैं, 500 प्लस रन बनाया है, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50% की कमी कर देने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। यहाँ सिंपली बोल रहा है क्या ना कि विक्रय मूल्य जो पहले जो भी विक्रय मूल्य होगा उसमें 50 की कमी कर दे तो 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है। यानी 5% का लाभ है यानी 105 होगा। अगर 100 को क्रय मूल्य माने तो 5% का लाभ 5% में 50 रुपया का कमी करते हैं तो कितना में बदल जाता है, 5% की हानि में यानी 95 में बदल जाता है। यानी 50 रुपया का कमी कर दें तो 105 से 95 बदल जाता है, यानी 10% बदल जाता है। यानी 10% के लिए 50 हो जाएगा तो 100 के लिए कितना यानी क्रय मूल्य निकल जाएगा। लेकिन क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा, यहाँ बोल रहा प्रारंभिक मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य के लिए क्या करेंगे ना, इसको 105 के लिए कितना कर देंगे, तो 105 ही प्रारंभिक मूल्य था। पहले 105% था, उसमें 50 का कमी कर दिए तो 105 का लाभ जो है ना 5 का हानि में बदल गया, यानी 95 हो गया। 105 से 95 हो गया घटा देने पर, तो वही दोनों में कितना का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। और 10 और यहाँ पर कितना का डिफरेंस आ रहा है, 50 रुपया का, यानी 10% 50 रुपया। तो 105% यानी प्रारंभिक मूल्य का बात कर रहा है कितना रुपया, तो 50/10 इंटू 105, 0 गया, 5 बचे 25, 5 यानी 525 हो जाएगा प्रारंभिक मूल्य, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर दिया हुआ है, यानी दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कोई भी विषम संख्या क्या होता है, जैसे 1, 3, 5, 7, कितना का डिफरेंस है, 2 का, 5, 3, 2, 5, 2, 7, 2 का डिफरेंस है। अगर एक संख्या x माने तो दूसरा संख्या क्या होगा, x + 2, 2 का डिफरेंस है दोनों में। वही बोल रहा है पूर्णांकों के वर्गों का अंतर, तो अब इसके x + 2 का वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग कर दो, इसका अंतर बोल रहा है 56 है, यही निकालना था। a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है, इसको कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा x² + b² का 4 हो जाएगा प्लस 4x - x² = 56। a + b का होल स्क्वायर में तोड़ दिया, -x² -x² + x² 0 हो गया, यानी 4x = ये 4 उधर चला जाएगा तो 56 में घट जाएगा तो 52 हो जाएगा। 4 से 13 बार में x = 13 निकल गया। x = 13 है तो मेरे पास क्या था, एक x था, एक x + 2 था, x 13 है तो x + 2 हो जाएगा 15, तो 13 और 15, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना था 5:7 था। सत्र के दौरान 8 और लड़कों का दाखिला हो गया, इसके बाद लड़के लड़कियों का अनुपात इतना हो गया, यानी 1:1 हो गया। तो प्रारंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर क्या था। पहले मान लेते हैं अनुपात कितना था, 5:7। बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना था, 5:7 था। अब क्या बोल रहा है, 8 लड़का बढ़ गया, यानी +8 लड़का बढ़ गया तो 1:1 हो गया, यही बोलना चाह रहा है। मान लेते हैं पहले 5x और 7x था, ये गर्ल्स है, ये बॉयज है, 5x बॉय है और 7x गर्ल्स है। तो इसमें 5x + 8 जोड़ दे, 8 लड़का का दाखिला हुआ तो 1:, मतलब दोनों बराबर हो गया, यानी ये दोनों बराबर हो गया, बॉयज और गर्ल्स बराबर हो गया, 1:1 हो गया। 5 पहले 5 और अनुपात 7 में था, 8 लड़का को और बढ़ गया बॉयज, तो दोनों बराबर हो गया, यानी 5 + 8 कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब 5 उधर जाके घटेगा तो 8 = 2x, यानी x = 4 हो जाएगा। अब क्या माने थे, 5x और 7x माने थे, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। बोला दोनों में डिफरेंस क्या, तो दोनों का डिफरेंस कितने का, 8 का ही है, तो ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में निम्नलिखित को सरल करें, तो देखते हैं।
पहले इसको देख लेते हैं। अगर इसको हम काटे 2 से तो 0.2 हो जाएगा, तो यानी 2.2 इंटू 0.2 भागा 0.2, तो ये भागा 0.2 है तो भागा भागा गया, यानी 2.2 बचेगा माइनस ये 2 दूना 4 कट जाएगा, तो ये इसको गुना कर देंगे तो 0.04 हो जाएगा। तो 1.04 माइनस 0.04 इसको लिख सकते हैं, तो 2.2 माइनस ये 0.04 घट जाएगा, तो 2 इंटू 1 ही हो जाना है, 2 इंटू 1 2 होगा, यानी 2 घट जाएगा इसमें, तो 0.2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में से एक वृत्तखंड काटा जाता है, तो वृत्तखंड का कोण इतना डिग्री है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ बोल रहा है आर इज इक्वल टू 721 सेंटीमीटर त्रिज्या है का वृत्त है, तो एक वृत्त बना लेते हैं जिसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है? 21 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है एक वृत्तखंड काटा जाता है 40 डिग्री का, तो मान लेते हैं 40 डिग्री इतना ही होगा, तो 40 डिग्री का एक वृत्तखंड काटा जाता है। तो बोल रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, पूरा वृत्त का नहीं। अगर हम पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है, तो क्या होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 21 इंटू 21, 7 तिया 21, तो 22 तिया 66 इंटू 21 हो जाएगा। ये हो गया पूरा क्षेत्र, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल। क्योंकि पूरा वृत्त कितना होता है 360 होता है डिग्री, तो हम लिख सकते हैं 360 डिग्री के लिए 66 इंटू 21, तो हमको 40 डिग्री का क्षेत्रफल निकालना, यानी पूरा 360 का पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 40 डिग्री का पूछा, तो 40 डिग्री के लिए कितना, तो 66 इंटू 21 बटा 360 इंटू 40, 40 से काटेंगे 4 9 36, 4 9 36, 3 तिहाई 9, 3 7 21, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी 22 इंटू 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, ये हो जाएगा 154, ऑप्शन नंबर 2। हम क्या किए, इसमें 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ था, डायरेक्ट इसका पूरा वृत्त का क्षेत्रफल ही निकाल लिए। अब पूरा क्षेत्रफल किस वृत्त का क्षेत्रफल निकला मेरा, वृत्त का क्षेत्रफल मेरा कितना निकला 66 इंटू 21, इतना निकला मेरा वृत्त का क्षेत्रफल। क्योंकि पूरा क्षेत्रफल 360 के तो बराबर, पूरा कितना वृत्त है, पूरा वृत्त तो 360 ही है, तो 360 के लिए इतना हो जाएगा। हमको 40 डिग्री का ही क्षेत्रफल निकालना था वृत्तखंड का, तो 40 के लिए कितना कर देते हैं, आंसर निकल गया मेरा 154, ऑप्शन नंबर 2। इसको हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते थे, इसको हम देख देते हैं। इसको अगर हम दूसरा तरीका से बनाते, दिया हुआ है पूरा वृत्त, यह त्रिज्या इक्वल टू 21 दिया हुआ है, अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पूरा क्षेत्रफल कितना होता है 360 डिग्री होता है पूरा क्षेत्रफल। हमको कितना निकाला, वृत्त खंड कोण 40 डिग्री का वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, यानी 40 डिग्री के लिए कितना, 360 के लिए पाई आर स्क्वायर, तो 40 डिग्री के लिए कितना, तो पाई आर स्क्वायर बटा 360 इंटू 40, तो 0 0 गया 4 9 36, यानी पाई आर स्क्वायर बटा 9, इतना निकाल देंगे तो 40 डिग्री का मेरा निकल जाएगा। तो बस वही है, पाई का हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर का हो जाएगा 21 इंटू 21 बटा 9, पाई का 22 हो गया, ये 21 इंटू 21 इंटू बटा 9, 3 7 3 तिहाई 3 7 7 7 गया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154, ऐसे भी निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आपको जो मन जिस तरह बनाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में यदि यहां दिया हुआ है √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, तो थीटा का मान निकालिए। तो हम देख रहे हैं √3 tan 2 थीटा, इस 3 को उधर भेज देंगे, तो इधर -3 उधर जाकर 3 हो जाएगा। अब tan 2 थीटा √3 को भेज देंगे उधर, तो ये 3 बटा √3 हो जाएगा। tan 2 थीटा इक्वल टू ये √3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या होता है 3 ही होता है। अब उसको √3 से भागा देंगे तो √3 बचेगा, 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, एक √3 कट गया तो √3 बचेगा। तो tan 2 थीटा इक्वल टू √3, tan 2 थीटा इक्वल टू √3 होता है tan 60 डिग्री, तो tan कट गया 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 30 डिग्री। ये थीटा का मान पूछा था, ये 30 डिग्री है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहली 5 भाज्य संख्या का माध्य और पहली 5 अभाज्य संख्या का माध्य का अंतर पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पहला 5 भाज्य संख्या, पहला 5 अभाज्य संख्या का अंतर। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं, भाज्य संख्या शुरू होता है 4 6 8 9 10, ये क्या है भाज्य संख्या 4 से शुरू होता है, जो किसी से कटे, भाज्य इसका नाम ही से है, जो भाज्य संख्या जो किसी, अभाज्य संख्या वो होता है जो एक से और खुद से कटता है, जैसे 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 देखो किसी से नहीं कटता, सिर्फ खुद से कटता है और एक से कटता है। और अभाज्य संख्या किसी ना किसी से कटेगा, 4 2 से कटता है, क्योंकि 2 3 अभाज्य है तो ये 4। अब इसको क्या करेंगे, भाज्य संख्या को का माध्य निकाल देंगे, माध्य निकालेंगे, इसको जोड़ देंगे 10 9 19 8 27 6 4 10 27 10 37, 37 बटा 5 माध्य हो जाएगा, 5 संख्याओं का माध्य 37 बटा 5, इसका माध्य हो जाएगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है, तो 11 7 18 5 23 36
26 अदू 28, सॉरी 28/5 हो जाएगा। तो दोनों का अंतर ही पूछा है, अंतर हो जाएगा 37/5 माइनस 28/5, तो ये 5 हो जाएगा बटा 9 हो जाएगा, 5 9 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.8, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। 5 से भाग में 5 कम 5 5 8 5 40, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में 3 निकटवर्ती मंदिर में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां लगी हैं। इन मंदिरों के पुजारी 2, 3 और 5 मिनट के अंतराल पर अलग अलग समय पर ये घंटियां बजाने का निर्णय लेते हैं। यदि घंटियां पहली बार 8 बजे प्रातः 8 बजे एक साथ बजना शुरू होती है, तो प्रातः 9 बजे तक वे कितनी बार बजेगी। तो यहाँ देख रहे हैं 3 घंटियां जो बोल रहा है ना, 2 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट के अंतराल में बजता है। एक साथ वो 8 बजे बजता है, 8 बजे तीनों एक साथ बजेगा, तो बोल रहा है 9 बजे तक जो है ना, तीनों कितनी बार बजेगा, 9 बजे तक, यानी 1 घंटा के अंतराल में। तो दोबारा अगर 2 घंटे, एक 3 घंटी है जो 2 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट के अंतराल में बजती है, तो एक साथ बजेगी कैसे। तो हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम, तो तीनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इसमें कॉमन नहीं है तो गुना ही कर दो, 5 3 15 दूनी 30, तो इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। मतलब 30 मिनट में ये घंटी एक साथ बजेगा। तो 8 बजे, तो इसका जो एलसीएम 30 आया, तो अब ये 30 मिनट में एक साथ बजेगा। मतलब 2 मिनट और 3 मिनट और 5 मिनट के अंतराल में अगर बजे, तो 30 मिनट में वो एक साथ बजेगा। तो अगर बोल रहा है 8 बजे एक बार बज चुका है, तो अगला बार कब बजेगा, 30 मिनट बाद, यानी 8:30 बजे यहां बजेगा। फिर अगला बार 9 बजे बजेगा। तो बोल रहा है कि 8 से 9 बजे के बीच में एक 8 बजे बजेगा, एक 8:30 बजे बजेगा, एक 9 बजे बजेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 देखो, बजना शुरू होने के बाद 2 बार और बजेगा। मतलब एक बार 8 बजे जब बजा था, उसके बाद 2 बार और बजेगा, 1 और 2, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बजना शुरू होने के बाद 2 बार और बजेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में निम्नलिखित को सरल करे दिया हुआ है। तो यहाँ दिया हुआ 1/2 डिवाइडेड बाई, पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, तो ये 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा, इंटू 1/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ दिया हुआ डिवाइडेड बाई, अब ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, 1/4 और 3/4, तो 3/4 हो जाएगा, 3/16 हो जाएगा। तो यहाँ 1/2 इंटू 4/1 हो जाएगा, पलट जाएगा तो 1/2 ही रहेगा। तो 2 दूना 4, 2 2 कट गया, तो यहाँ बचा 1 प्लस ये हो जाएगा 1/2, पलट जाएगा तो 16/3 हो जाएगा, 3 से 8 बार में, तो 8/3, तो 1 प्लस 8/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 8, 11/3, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में x अनुपात y इज इक्वल टू दिया हुआ 3/4, तो बोल रहा है इतना का मान है, तो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4। अब रख दो, मान बैठाओ x की जगह पर 3, तो 4x यानी इंटू 3, 4x की जगह 3 लिखेंगे, प्लस 3y की जगह 4 लिखेंगे, अनुपात फिर 4y है, y की जगह पे 4 माइनस 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12 12 12 24 हो जाएगा, अनुपात 4 4 16, 4 3 12, तो 16 और 12 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 4 6 24, 6:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु अर्हता के लिए 20% अंक कम थे। 65% अंक प्राप्त किए, अर्हता के लिए 20 अंक कम थे। दूसरे छात्र ने परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए, ये अर्हता से 5% अधिक थे। तो परीक्षा का पूर्णांक पूछ रहा है, पूर्णांक मतलब पूरा 100%, मान लेते हैं टोटल 100% है पूर्णांक, तो 65% लाया, तो बोल रहा 20 अंक से फेल कर गया, यानी 20 अंक और ज्यादा लाता तो पास कर जाता। लेकिन बोल रहा है जब 80% लाया तो 5% ज्यादा हो गया, तो 80% लाया तो 5% ज्यादा था, यानी घटा देंगे, यानी 75% जो है ना पास हो जाएगा। 80% लाया उस समय 5% अधिक था, तो अब क्या होगा, यानी 75% पासिंग होगा, यानी 75% पासिंग है। तो यहाँ 65% लाया तो 20 से फेल कर गया, और 75% लाया तो पास कर गया, यानी 65 के जगह पे अगर 75 लाए तो पास कर जाएगा। लेकिन यहाँ 20 नंबर कम है, यहाँ पर कितना परसेंट कम है, 10%, यहाँ 20 नंबर कम लाया, यहाँ कितना परसेंट कम है, 10%, यानी 10%, 65 और 75 में 10% का डिफरेंस है, और यहाँ नंबर में कितना का डिफरेंस है, 20 नंबर का, 10% 20 अंक के बराबर है। तो टोटल के लिए कितना, तो 20/10 इंटू 100, 1 0 1 0 गया, 200 अंक, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में 2 पुरुष स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू करते हैं, तो वह कितने समय बाद एक दूसरे से इतना किलोमीटर की दूरी पर होंगे, 8.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। एक चीज हम बता देते हैं, जब एक ही दिशा में दोनों जा रहा हो तो इसका चाल माइनस हो जाता है, यानी ये 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों जब एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल माइनस हो जाएगा, दोनों जब एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल माइनस हो जाएगा। तो बोल रहा है कि यात्रा शुरू करे तो वह कितने समय बाद दूसरे से इतना दूरी पर होंगे, तो समय बोल रहा है, तो समय कितना दिया हुआ है निकालना है, यानी समय इक्वल टू दूरी बटा चाल,
तो दूरी कितना है 8.5 किलोमीटर दिया हुआ है। और समय क्या होगा, चाल क्या होगा, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल माइनस हो जाएगा 5.5 माइनस 5 ये हो जाएगा 0.5, कितना होगा 0.5 हो जाएगा 40 का। तो 0.5 ये गया, ये 17 बार में गया, यानी 17 घंटा में वो मिलेगा, ऑप्शन नंबर 4। इसको एक बार और एक्सप्लेन हम कर देते हैं। यहां हम बता दें दोनों अगर एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल माइनस होता है, तो चाल कितना होगा, चाल हो जाएगा 5.5 माइनस 5, क्योंकि समान दिशा में जा रहा है चाल घट जाएगा, यानी 0.5 हो जाएगा इसका चाल। और इसका दूरी क्या होगा, दिया हुआ है 8.5 किलोमीटर। तो फिर हम समय निकाल लेंगे, समय इज इक्वल टू दूरी बटा चाल, और दूरी दिया हुआ है 8.5 और चाल कितना है 0.5, पॉइंट गया 5 से 17 बार में, ये हो जाएगा 17 आवर। इसको इस तरह बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या होगा जो 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेषफल बचता है। एक चीज हमको यहाँ देखना होगा, यहाँ 23 का गुणज बोल रहा 23 का क्या गुणज होगा जो 18, 21 और 24 से भाग देने पर 7, 10 और 13 शेष बचे। तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, इसको ऑप्शन से बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो बोल रहा सबसे न्यूनतम गुणज का बात कर रहा है, तो सबसे छोटा संख्या शुरू करो। सबसे छोटा संख्या क्या है 3013, सबसे छोटा तो यही है। इसको 23 से भागा तो क्या 23 से भाग लग रहा है 3013, 23 का गुणज होना चाहिए, तब 18 से भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा। तो 23 का गुणज है कि नहीं देखते हैं, 23 से कम 23, 7 1, 23 3 69, ये हो जाएगा 2 3, 23 से कम 23 2 3, ये 23 का यानी 3013 जो है ना 23 का गुणज है। तो एक चीज बता दे रहे हैं, वह 23 का गुणज का बात कर रहा है जो 18 से भाग देने पे 7, 21 से भाग देने पे 10 और 24 से भाग देने पर 13 शेष बचना चाहिए। तो अगर हम 18 से भाग दे तो 7 शेष बचना चाहिए, तो 18 से भाग देके देखते हैं। 18 एकम 18 12 हो जाएगा, एक उतरेगा, 18 6 108, 108, 11 3 1, ये 3 होगा, 11 18 6 118 7 126, 1 2 6 4 3 7। हाँ 18 से भाग देने पे 7 शेष बच रहा है, और उसी तरह फिर भाग देके देख लेंगे, 21 से भाग देने पे 10 शेष बच रहा है 3013। तो 21 से कम 21 9 1, 21 चौके 84 4 8, ये जगह 7 3, 21 तिहाई 63 63, 10 शेष बच रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। हमको यहाँ क्या बोला था कि 23 का छोटा गुणज होना चाहिए, 23 से भागा दिए तो पूरा पूरी कट गया, यानी 23 का गुणज तो है। तो 23 का ऐसा गुणज जो बोल रहा है 18 से भाग देने पे 7 शेष बचे, 18 से भाग देके देखिए 7 शेष बचा, 21 से भाग दिए तो 10 शेष बचा, तो 24 से भी भाग देंगे तो 13 शेष बच जाएगा, यानी सबसे छोटा गुणज यही है, पहला ही ऑप्शन मिल गया। अगर ये नहीं लगता तो दूसरा को चेक करते हैं, लेकिन अगर हम इसको ऐसे ना बना के इसको बाय प्रोसेस बनाए, थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को हम दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। तो यहाँ दूसरा तरीका क्या है, इसको हम देखें 18 से भाग देने पे 7 शेष बच रहा है, 21 से भाग देने पे 10 शेष बच रहा है, 24 से भाग देने पे 13 शेष बच रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 10 और 13 ये दो इनमें डिफरेंस 11 का है। 18 में 7 घटेगा 11 बचेगा, 21 में 10 घटेगा 11 बचेगा, 11 बचेगा, यहाँ भी 11 बच रहा है। तो इसका मतलब है 18, 21 और 24 का अगर हम एलसीएम निकालें, 18 10 24 का, तो 504 होता है एलसीएम। तो 504 इसका एलसीएम में 11 घटा दे तो वो संख्या 18 से भाग देने पे 7 शेष बचेगा, 21 से भाग देने पर 10 शेष बचेगा और 24 से भाग देने पे 13 शेष बचेगा। 11 घटा देते हैं तो अगर, लेकिन वो 23 का गुणज होना चाहिए, यानी 23 से भाग लगना चाहिए। तो 504 में 11 घटाएंगे तो 493 हो जाएगा। 23 से भाग देके देखो इसका कट रहा है कि नहीं, 23 दूना 46 3 3, 23 से कम 23 नहीं, 23 से तो कट नहीं रहा। तो अब हम क्या करें, तब हम क्या करेंगे, क्योंकि 504 11 घटाने के बाद जो संख्या आया 493, वो 23 से पूरा पूरी कटना चाहिए था, क्योंकि 23 का गुणज लेना है जो इतना से भाग देने पे 7 शेष बचे और इतना से भाग देने पे 10 और इतना से भाग देने पे 13। तो अगर हम 23 नहीं ले सकते हैं तो क्या करेंगे, 504 इंटू n माइनस 11 करेंगे। तो n जहां n इजिकल टू 1 2 3 डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है, n की जगह पर अगर 1 लेते तो कितना निकलता, 504 माइनस 11, 504 एकम 504 माइनस 11 तो हो जाएगा 493, जो कि 23 का गुणज नहीं है। अब इसको दोगुना कर लेते हैं, n को 504 को दोगुना कर लेंगे तो 504 गुने 2 माइनस 11 करके देख लेते हैं। तो 4 दूनी 8 5 दूनी 10 माइनस 11 तो 997 हो जाएगा। ये भी 23 का गुणनखंड नहीं है, हम करके देख चुके हैं। तो हमको एक टेक्निक ही समझ में आ रहा है, कितना लगभग 3000 है। तो इसको कितना गुना करें कि लगभग 3 हो जाए, 500 है, 500 6 बार में गुना करेंगे तो 3000, लगभग n इजिकल टू 6 लेना होगा। तब हम क्या करेंगे, 504 को n यानी कि गुने 6 ले लेंगे माइनस 11, तो 6 चौके 24 2 4 6 बचे 30 में 11 घटाएंगे तो हो जाएगा 3013, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, ये पूरी पूरी कट जाएगा।
ऐसे आप एक एक करके चेक करते रहिएगा, 1 2 3 4, बहुत समय लगने वाला है। ऐसे इसको ऑप्शन से जैसे बनाए थे वैसे ही बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां दिया है यदि एक्स रूट अंडर 12 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स रूट अंडर 3 का मान क्या होगा। तो हम देख रहे हैं एक्स वाला को, इसको एक्स इंटू 4 × 3 लिख सकते हैं, 12 को इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स रूट 3, तो 4 का 2 निकल जाएगा, यानी 2x इंटू रूट 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स रूट 3। तो एक्स वाला को उधर भेज देते हैं, तो 2x रूट 3 हो गया, माइनस एक्स रूट 3 इज इक्वल टू 4, 3 कॉमन ले लेते हैं, रूट 3 एक्स भी कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 2 - 1 इज इक्वल टू 4। तो रूट 3 एक्स में कॉमन ले लिए तो ये 1 ही हो जाना है, इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू 4/√3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है, यदि अंश को 3 गुना से गुना किया जाता है और हर को 2 से गुना किया जाता है तो भिन्न 1/2 बन जाता है। तो दी गई भिन्न ज्ञात कीजिए। तो पहला भिन्न हम मान लेते हैं कि मान लेते हैं एक x है और एक 2 अधिक है, यानी x + 2 है। तो बोल रहा है भिन्न हम मान लिए एक x है और एक x + 2 है, यानी x है और x + 2 है। तो इसको बोल रहा है अंश को, यानी ऊपर वाला को 3 से गुना कर रहा है और हर को 2 से गुना कर रहा है, तो कितना बन जा रहा है, 1/2 हो जा रहा है। तो हो गया, ये 2 2 तो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इधर जाएगा, इधर, यानी ये 3x इज इक्वल टू x, एक से गुना होगा तो उतना ही होगा, बटा 2, x इधर आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 2 गया, x इज इक्वल टू 1 हो गया, x इज इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ x की जगह पे 1 लिखेंगे और 1 + 2 हो जाएगा, तो जगह 1/3, ये ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई धनराशि 12,000 की धनराशि 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो वह धनराशि 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी। तो ये 5 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, 5 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, तो 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, वाट, यही पूछ रहा है। लेकिन एक चीज़ देखते हैं, ये चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI और SI में थोड़ा डिफरेंस होता है, ये हम बता देते हैं, समझने में काम आएगा। अगर हम 5 वर्ष में कोई दुगुना हो जा रहा है तो 10 अगला 5 वर्ष यानी 10 वर्ष में कितना हो जाएगा, 4 गुना, फिर अगला 5 वर्ष यानी 15 वर्ष में कितना हो जाएगा, 8 गुना। हर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ना, हर 5 वर्ष में 2 गुना हुआ तो अगला 5 वर्ष में उसका 2 गुना हो जाएगा, और फिर उसका अगला 5 वर्ष में यानी 15 वर्ष में उसका 2 गुना हो जाएगा। क्योंकि 5 वर्ष में 2 गुना हुआ तो हर बार 2 गुना हो जाएगा, इंटू 2 यानी 8 गुना हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट 12,000 इंटू 8 कर सकते हैं, 12 × 96 पे 3, यही ऑप्शन नंबर 4 है। लेकिन अगर ये साधारण ब्याज होता तो पहला 5 साल में 2 गुना हुआ है तो अगला 5 साल में फिर से 2 गुना 2 ही होगा, यानी 4 हो जाएगा, फिर उसका 5 साल बाद यानी 5 साल 10 साल में हो जाएगा 4 और 15 साल में हो जाएगा 6। 5 साल में 2 बढ़ा तो अगला 5 साल में फिर +2 से बढ़ेगा, फिर उसका अगला 5 साल में फिर +2, ये गुना से बढ़ता है, 2 दूना 4 हो जाएगा, इसका 2 गुना 4 हो जाएगा। अगर 5 साल में 2 गुना हुआ है तो 2 गुना हुआ तो अगला 5 साल में +2, 2 गुना और हो जाएगा, फिर उसका अगला साल में 2 गुना और हो जाएगा, ये प्लस हो जाता है, ये गुना से बढ़ता है, ये 2 गुना हो जाता है डायरेक्ट, ये 8 गुना हो जाएगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज बोलता है 15 साल में कितना होगा तो 8 गुना हो जाएगा, तो 8 गुना निकाल देंगे डायरेक्ट, 12,000 इंटू 8 इतना निकल जाएगा। अगर साधारण ब्याज बोलता तो 6 गुना होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, किसी कार के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% दर से अवमूल्यन होता है, तो 2 वर्ष बाद कार का मूल्य 4,80,000 हो जाएगा, तो कार का वास्तविक मूल्य, मान लेते हैं अभी कार का मूल्य x है, अब हर साल 20% का घट के अवमूल्यन हो रहा है, यानी घट रहा है। पहला साल 20% घटा, फिर दूसरा साल फिर 20% घटेगा, तो 2 साल अवमूल्यन हो रहा है, तो पहला साल 20% घटा यानी कितना हो गया, 80%, यानी 80/100, और फिर दूसरा बार फिर टोटल का 80% हो गया, 80/100 टोटल हो जाएगा कितना, 4 8 1 2 3 4 0, इतना के लिए अभी इतना है, पहले इतना था, 2 0 1 0 1 0 गया, 1 0 1 0 गया, 8 से 6 बार में 8 × 48, यानी 1 2 3 4, x इज 6 1 2 3 4 बटा 8 इंटू 100, 8 से काटेंगे, 8 7 56, 8 5 40, 00, यानी 7 5 पे 1 2 3 4 0 हो जाएगा, 2 0 इसका भी, x इज इतना। तो पहले कितना माने थे, x माने थे, जो कि ऑप्शन नंबर 2। इसको इस तरह भी बना सकते हैं, फॉर्मूला हम चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, A = P1, अवमूल्यन हो रहा है, घट रहा है, तो यहाँ माइनस होगा, प्लस की जगह R/100, t हो गया समय, यहाँ A हो गया आफ्टर, AFTER, इसको आफ्टर मान लेते हैं, A को हम आफ्टर मान लेंगे, P प्रेजेंट हो जाएगा, P क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट हो जाएगा, A आफ्टर P प्रेजेंट। ये बाद वाला जनसंख्या बोलेगा, बाद वाला मूल्य बोलेगा तो A, अभी का मूल्य बोलेगा तो P, क्योंकि बोला है क्या, वास्तविक मूल्य यानी अभी का मूल्य बोल रहा है, प्रेजेंट मूल्य, तो A कितना दिया हुआ है, 4 8 1 2 3 4 दिया हुआ है, इज इक्वल टू P इंटू 1 - 20/100,
टी हो जाएगा, टी यानी 2 साल। तो 4 8 1 2 3 4 इजल टू पी, ये 100 एकम 100 में 20 घटा यानी 80/100 का स्क्वायर। तो 4 8 डबल 4 0 इजल टू पी इंटू 80/100 इंटू 80/100। ये सेम उसी तरह हो गया, इतना इजल टू इतना 80/100 80/100, जो कि हम यहाँ डायरेक्ट बता दिए थे। इतने इसको काटने के बाद फिर वही आएगा, एक्स पी इजल टू आ जाएगा 75 पे 4 0। ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, काट के आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता है, तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। यहां बोल रहा है ना, संख्या n है, उसको 5 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल कितना बच रहा है, शेष 2 शेष बच रहा है। तो अगर हम मान ले, एक चीज बता देते हैं, वही n स्क्वायर को 5 से भाग देंगे तो वही बोल रहा है कितना शेष बचेगा, वाट, ये निकालना है। तो हम ये मान लेंगे क्या होता है, भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, ये होता है शेष। तो हम जानते हैं भाज्य इजिकल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, यही होता है। अगर ये 5 से भागा देते हैं n को, मान लेते हैं मिनिमम एक बार में भागा देते हैं, हम यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, 1 या 2, हम मिनिमम मान लेते हैं, तो मिनिमम एक बार में, तो भाजक इंटू भागफल, भाजक कितना है 5, भागफल मिनिमम 1 माने हैं यानी 1, प्लस शेष कितना है 2, तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेष यानी भाज्य कितना निकल जाएगा, भाज्य क्या था n, n इजिकल टू हो जाएगा, यानी n इजिकल टू हो जाएगा 5 कम 5 2, 5 कम 5 5 ही होगा, 5 2 7 हो जाएगा, यानी n इजिकल टू 7 हो गया। तो यहाँ दिया हुआ n स्क्वायर, तो n स्क्वायर कितना होगा 49, n स्क्वायर इजिकल टू 49 हो जाएगा, यानी 49 को बोला n स्क्वायर को 5 से भागा देंगे तो शेष क्या होगा, तो 5 से भागा देते हैं, 5 9 45, 4 शेष बचेगा, यही ऑप्शन नंबर 1 है। इसको इस तरह भी बना सकते हैं, चलिए इसको एक बार फिर से समझा देते हैं। यहां बोल रहा है किसी संख्या को 5 से भाग देंगे, किसी संख्या n को 5 से भाग देते हैं तो 2 शेष बचता है। मान लेते हैं अगर यहाँ मिनिमम 1 है भागफल, तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेष होता है, तो n इजिकल टू 5 इंटू 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो n इजिकल टू हो जाएगा 5 कम 5 2 7, तो n स्क्वायर कितना होगा 49। तो बोल रहा है n स्क्वायर को 5 से भागा देंगे, यानी n स्क्वायर कितना 49, 5 से भागा देंगे तो कितना बचेगा, तो 49 है, 5 9 45, तो 45 यानी 4 शेष बचेगा, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, देवेश हर दिन अपने घर से सुबह 7 बजे निकलता है और सुबह 8:30 बजे ऑफिस पहुंच जाता है। एक दिन वह अपने घर से सुबह 7 बजे निकलता है, लेकिन दूरी का 5वां हिस्सा अपनी सामान्य गति के 1/5/6 पर पूरा किया और बाकी दूरी अपनी सामान्य गति के 5/6/5 पर पूरा किया। उस दिन दिनेश लगभग कितने बजे ऑफिस पहुंचा। मान लो ये ऑफिस जाता है यहाँ से यहाँ, ऐसे तो 1.5 घंटा में पहुंच जाता है, यानी समय 7 बजे निकल रहा है, 8:30 बजे पहुंच रहा है, टी इजिकल टू 1.5 घंटा हो जाएगा, 1.5 घंटा में पहुंच रहा है, 7 बजे निकलता है और 8:30 बजे पहुंच जा रहा है, यानी 1.5 घंटा में ऑफिस पहुंच जा रहा है। दूरी क्या है, मान लेते दूरी डी है, तो चाल कितना होगा, दूरी बटा समय, तो चाल को मान लेते हैं एक्स, चाल क्या है, चाल को सी ही मान लेते हैं, चाल सी है, तो समय इजिकल टू क्या होता है, समय इजिकल टू दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, और समय कितना हुआ है 1.5 घंटा, यानी दूरी बटा चाल इजिकल टू 1.5 घंटा, 1.5 पॉइंट हटेगा नीचे 0 आ जाएगा, 5 दूना 10 5 3 15, यानी दूरी बटा चाल इजिकल टू 3/2 हो जाएगा, दूरी बटा चाल इजिकल टू 3/2। तो इसको अनुपात में देखा जाए तो डी इजिकल टू 2 और चाल इजिकल टू 2 और दूरी इजिकल टू 3 हो सकता है। अब इसको बोल रहा है अपनी सामान्य चाल से, बोल रहा है यदि एक दिन वो अपने घर से 7 बजे निकलता है, अपने दूरी का 5वां हिस्सा, मतलब दूरी डी का 5वां भाग, यानी D/5 भाग, वो सामान्य गति के इतना से अपना सामान्य गति, मान लो उसका सामान्य गति सी है, उसका 5/6 से गया, दूरी का इतना भाग इतना चाल से गया, और बाकी दूरी D/5 जो है ना 5/6 से गया है, तो बाकी दूरी 4D/5 बचेगा, 1/5 में 1 से घटा देंगे तो 4/5 हो जाएगा। शेष दूरी कितना बचा 4D/5, बोल रहा शेष बाकी दूरी को वो समान गति के 6/5 यानी 6C/5 के चाल से पूरा करता है, यानी इस इतना दूरी इतना के चाल से और इतना दूरी इतना के चाल से पूरा करता है। तो उस दिन उसे कितना समय लगेगा, तो समय इक्वल टू दूरी बटा चाल, तो समय पूछ रहा है, तो समय t इक्वल टू दूरी बटा चाल, दूरी इतना है D/5, चाल कितना हो जाएगा 5C/5 C/6 सॉरी, प्लस इतना दूरी इतना चाल से किया, अब इतना दूरी 4D/5 कितना चाल से करेगा 6C/5, ये 5 गया, तो सॉरी ये 6 है, तो ये अंदर अंदर बाहर बाहर, तो t इक्वल टू हो जाएगा 6D 5C/5 प्लस अंदर अंदर बाहर बाहर 5 × 4D/6C/5। तो हम यहां पर ही हम एक चीज देखे थे, यहां निकाले थे
इसका 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा अनुपात में। अब वही हमको यहाँ रख देना है। 6d, डी की जगह पे 3 रखेंगे, बटा 5c, सी की जगह पे 2 रखेंगे, इंटू 5 प्लस, अब हमको यहाँ रखना है 5 इंटू 4 इंटू डी की जगह पे 3 रखेंगे, और 6c यानी 6 इंटू 2 इंटू 5 रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 6 यहाँ हो जाएगा 6 18, 18 और 5 5 25 दूना 50 प्लस 5 चौके 20 तिहाई 60, सॉरी ये 5 5 गया, 4 तिहाई 12, 3 दूना 2 दूना 4, यहाँ 1 ही हो जाना है, 1 हो जाएगा। तो 50 एकम 50 18, 68 बाई 50 हो जाएगा, जो कि हम इसको तोड़ सकते हैं 2 से, 34 बटा 25 एकम 25, 1 घंटा लगभग 21 मिनट हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 29 में नीचे दिए गए ग्राफ में किसी कार्य को पूरा करने हेतु 5 लड़कों द्वारा व्यक्तिगत तौर के लिए गए दिनों की संख्या दर्शाई गई है। मतलब किसी कार्य को पूरा करने के लिए लड़कों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर लिए गए दिनों की संख्या दर्शाई गई है। यदि सौरभ और कृपाल एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो ये उसे कितने दिन में करेंगे? सौरभ और कृपाल, यानी सौरभ यहाँ है और कृपाल यहाँ है, यानी सौरभ 30 दिन और कृपाल 20 दिन। सौरभ और कृपाल ये 30 दिन में काम करता है, ये 20 दिन में काम करता है, तो दोनों मिलकर कितना काम करेगा? कितना काम करेगा? तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 60 हो जाएगा। अगर मान लो 60 काम है, ये 30 दिन में काम कर लेता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 30 से भागा 30 दूनी 60, यानी एक दिन में 2 काम करेगा। 30 दिन में 30 दूना 60 काम हो जाएगा, तो एक दिन में 2 काम करेगा। ये 20 दिन में काम कर लेता है। 60 काम को करने के लिए 20 तिहाई 60, यानी एक दिन में 3 काम करेगा। तो बोला दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पर? टोटल 60 काम है, दोनों मिलकर करेगा तो 5 दिन, तो 3 2 5 करेगा, यानी 5 एक दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा? 5 काम, यानी 5 से भाग देंगे, यानी 12 दिन में काम दोनों मिलकर खत्म कर लेगा। ऑप्शन नंबर 4। इसी को दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। ये बोल रहा है कि सौरभ 30 दिन में काम करेगा और कृपाल 20 दिन में काम करेगा, तो एक दिन का काम 1/30, एक दिन का काम 1/20, दोनों मिलकर 60 काम, 20 तिहाई 30 दूनी 20 तिहाई 3 2 5, एक दिन में 5/60 काम करेगा, तो पूरा काम 60/5, 5 से 12 बार में 12 दिन में खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में पाई चार्ट मनीष के मासिक वेतन में से अलग अलग मदों के अधीन बचत और खर्च के हिस्से को निरूपित करता है। मतलब मनीष के मासिक वेतन के बचत और खर्च को निरूपित करता है। तो बोल रहा है यदि मनीष का वेतन 50,000 है, इसकी इच्छा है कि मासिक वेतन दुगना हो जाए, बचत दुगना हो जाए, उसके घरेलू खर्च हाउस होल्ड पर शेष राशि का 50% खर्च हो, उसको अन्य खर्च पर कितना राशि खर्च करने की आवश्यकता होगी। इसमें बोल रहा था ना कि इसका कुल जो मान लेते हैं 100 है, 100% खर्च करता है, उसमें ये बचत कर रहा है 10%, बचत 10%, 90% खर्च कर रहा है। 90% में भी क्या है ना कि 40% हाउस होल्ड पर खर्च कर रहा है, हाउस होल्ड पर खर्च कर रहा है, तो बाकी 50% शेष पे खर्च कर रहा है। और यहाँ क्या बोल रहा है ना कि बचत को दुगना कर दिया है, यानी 10 से 20% हो जाएगा बचत। 10 से 20% बचत है तो टोटल तो 100 है, तो बाकी 80% खर्च कर रहा है। और 80% में बोल रहा है ना कि शेष राशि का 50% जो खर्च करेगा वो हाउस होल्ड पर, तो 80 का 50% हाउस होल्ड पर खर्चा करेगा। 80 का 50 कितना होता है? 40 से होगा, आधा हो जाएगा, तो ये हाउस पर खर्चा करेगा, हाउस होल्ड पर। तो बाकी शेष जो इसमें 40 जो है ना, बाकी शेष पर खर्चा करेगा, बाकी का 40 शेष पर। लेकिन यहाँ 50 खर्चा कर रहा था, यहाँ 40 खर्चा हो रहा है, कितना का कमी आया? 10% का। तो वही बोल रहा है अन्य खर्च पर कितना राशि कम करना आवश्यक होगा, तो 10% ही कम करना आवश्यक होगा, क्योंकि पहले 50 कर रहा था, अब 40 से खर्च कर पा रहा है, तो 50 का 10% निकाल लो। 50,000 का 10%, एक गिरो गया 5,000 होता है, 5,000 राशि ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31 में 10 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई इतना है तो सूर्य के उन्नयन कोण कितना होगा। यहाँ बोल रहा है एक खंबा है और उसका छाया पड़ रहा है, तो छाया का लंबाई 10√3 मीटर है। ये छाया का लंबाई, छाया पड़ रहा है, ये खंबा है, खंबा का लंबाई 10 मीटर है। बोल रहा है कोण कितना होगा, उन्नयन कोण यानी थीटा बोल रहा है निकालने। ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये कर्ण होता है हाइट, तो ये p/b है, यानी tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू होता है p/b, यानी 10/10√3 हो जाएगा। तो 10 10 गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो 1/√3 मतलब क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री 1/√3, tan गया, तो थीटा इज इक्वल टू निकलेगा 30 डिग्री। सेम ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में एक वृत्त किसी त्रिभुज की भुजा BC को बिंदु P पर स्पर्श करता है। भुजा AB और AC को क्रमशः बिंदु Q और बिंदु R पर वृत्त से स्पर्श करने के लिए बढ़ाया जाता है, तो AQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बोल रहा है एक वृत्त है, ये जो वृत्त है वो बोल रहा है ABC भुजा के BC को स्पर्श करता है, यानी ये B हो गया, ये C हो गया। BC को स्पर्श करता है बिंदु P पर स्पर्श करता है, और AB और AC को Q और R पर, AB और AC को Q और R पर
स्पर्श करने के लिए बढ़ाया जाता है, यानी इसको बढ़ा के क्यू और आर तक पर स्पर्श कराया जाता है। तो ए क्यू की लंबाई ज्ञात करने बोल रहा है, ए और क्यू की लंबाई ज्ञात करने बोला गया। तो हम एक चीज हम बता देते हैं, कोई वृत्त है कि बाहरी बिंदु पी से वृत्त को खींचा गया स्पर्श रेखा, अगर दो स्पर्श रेखा खींचा गया, एक का ए है एक को बी है, तो पी ए जो बराबर हो जाता है पी बी के, यानी ये स्पर्श रेखा बराबर होगा, क्योंकि ए क्यू बराबर होगा ए आर के, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा है वृत्त का, ए से लेकर क्यू तक, पी से लेकर आर तक बराबर, यानी यहां लिख सकते हैं ए क्यू बराबर ए आर, इसको मिटा देते हैं, ए क्यू बराबर ए आर। उसी तरह जैसे ए क्यू बराबर ए आर है, उसी तरह बी क्यू बीपी है, तो बीपी और बी क्यू भी बराबर होगा, क्योंकि बाहर बिंदु है वृत्त के, बी से क्यू पर स्पर्श कर रहा है, बी से पी पर स्पर्श कर रहा है, यानी बी क्यू और बीपी बराबर होगा, यानी बी क्यू बराबर बीपी। और उसी तरह ये वाला सीपी और सीआर, तो सीपी सीआर भी बराबर होगा, सीपी सीआर इज इक्वल टू सीपी हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए क्यू इज इक्वल टू ए बी, ए क्यू ए बी और बी क्यू हो जाएगा, प्लस बी क्यू, ए क्यू जो है ए बी और ए क्यू के बराबर है, और उसी तरह ए आर बराबर हो जाएगा ए सी प्लस सी आर के, ए से लेकर आर तक ए सी और सी आर हो जाएगा, क्योंकि ए, तो अब इसको जोड़ देते हैं, तो ए क्यू प्लस ए आर बराबर ए बी प्लस ए सी प्लस, इसको जोड़ देंगे बीपी बी क्यू प्लस सी आर हो जाएगा। तो हम एक चीज बता देते हैं, बीपी और पीसी यानी सीपी, ये दोनों बीपी बीसी के बराबर है, यानी हम लिख सकते हैं बीसी बराबर बीपी प्लस सीपी, तो यही ना हो जा रहा है, बराबर होगा, तो बी क्यू बराबर है बीपी के, तो यहां पर ही लिख सकते हैं ए क्यू प्लस ए आर को भी ए क्यू लिख सकते हैं कि ए क्यू बराबर ए आर ही होता है, तो इसको ए क्यू लिखेंगे बराबर, इसको ए बी प्लस ए सी प्लस बी क्यू को लिख सकते हैं बी क्यू बीपी के बराबर होता है, तो बी क्यू को बीपी लिख सकते हैं, प्लस सी आर बराबर सीपी हो जाएगा सीपी, तो ये हो जाएगा टू ए क्यू ए क्यू ए क्यू टू ए क्यू ए बी प्लस बी सी ए सी प्लस ये दोनों बीसी के बराबर है, बीपी और सीपी जो बराबर हो जाएगा बीसी के, तो बीसी, तो हम लिख सकते हैं ए क्यू, दो इधर चला जाएगा, तो ए बी बी सी प्लस ए सी बराबर 2 हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 4। यहां समीकरण दिया हुआ है, इसका जो एक मूल दिया हुआ है, समीकरण का दूसरा मूल और m का मान निकालना है, एक मूल, तो यहाँ दिया हुआ 2x² माइनस 8x माइनस m इज इक्वल टू 0, एक मूल दिया हुआ है, मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू 5/2 है, बीटा निकालना है, वाट अल्फा बीटा दो मूल होता है, तो हमको एक चीज पता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस b/a, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a, तो मेरे पास तो एक अल्फा है, तो c/a माइनस b/a, तो अल्फा प्लस बीटा में अल्फा का मान हमको पता है 5/2 प्लस बीटा, ये आपको पता नहीं, बीटा इज इक्वल टू और a माइनस a/b, तो ये होता है a, ये होता है b, ये होता है c, तो यहाँ b क्या है -8, तो -8 माइनस b और -8 हो जाएगा, और a के जगह पे 2 हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8/2 माइनस 5/2 हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2, 8 में 5 घट जाएगा तो 3/2 हो जाएगा बीटा, और हमको अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा मेरा कितना 5/2 और ये निकला 3/2, यहाँ बोलता है c/a, तो c कितना -m और a कितना है 2, तो 1 2 से 1 2 गया 5 3 15/2, 15/2 इजल टू -m, यानी m इजल टू -15/2। एक चीज देखो, दूसरा मूल निकला 3/2 और m निकला 15/2, ये 3/2 दूसरा मूल और -15/2 हो गया इसका m का मान, सेम जो निकालने बोला था, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में नीचे दिए गए बार ग्राफ के आधार पर 2004 से 2008 तक मोबाइल फोन की बिक्री में हुई वृद्धि प्रतिशत की गणना करें। 4 से 8 में वृद्धि प्रतिशत, मतलब 4 में कितना था 2004 और 2008, 4 में 35 था और 70 है, ये तो 100% का वृद्धि हो गया। 35 का वृद्धि हुआ है, 35% का, लगभग 100% का वृद्धि, 35 इंटू 100/35, ये हो गया 100% का वृद्धि। 35 से 70 हो गया, यानी डबल हो गया, 100% का वृद्धि, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में यहां दिया हुआ है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ देखते हैं डिफरेंस 10 ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसको डिफरेंस नहीं लेंगे, जब ज़्यादा होता है, ज़्यादा का डिफरेंस होने लगता है तो गुना करते हैं। तो 4 चौके 16 में 2 हट रहा है, 4 इंटू 4 -2 करेंगे, 4 इंटू 4 -2 यानी 14 हो जाएगा। अगर इसको 4 से गुना करें, 14 चौके 56 और 56 प्लस 4 60 हो जा रहा है, यानी यहाँ प्लस हो जा रहा है। 56 चौके प्लस 4 60,
में कितना, 6 चौके 24, 6 चौके 24 प्लस 8, 240 प्लस 8, यानी इसमें 4 बढ़ा, इसमें 8 बढ़ा, इसमें 2 घट गया। अगला में देखते हैं क्या होगा, 4 घड़ा 4 4 8 4 16 प्लस 16, 4 गुना करके 16 कर देते हैं, तो 4 गुना 8 चौके यानी 248 को 4 गुना करके 16 जोड़ देते हैं, तो 8 चौके 32 का 2 बचा 3, 24 चौके 96, 96 3 99 प्लस 16 6 2 8, 10 का 0 10, 1008, ऑप्शन नंबर 4, हाँ यही होगा। इसमें क्या बढ़ा, इसमें 2 घट जा रहा है, ये डिफरेंस एक में 2 घट रहा है, 4 गुना करके 2 घट रहा है, इसमें 4 गुना करके 4 बढ़ रहा है, इसमें 4 गुना करके 8 बढ़ रहा है, इसमें 4 गुना करके 16 बढ़ रहा है, 1008 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये था लास्ट क्वेश्चन। इसी तरह के सॉल्यूशन के लिए आप उनसे जुड़े रहें। मेरा नाम है आशीष कुमार और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और मेरा प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसमें भी हम बहुत बढ़िया सॉल्यूशन दिए हैं और हम ट्रिक बताते हैं जितना जरूरत है उतना ही, वरना बेसिक सॉल्यूशन ही देते हैं, नहीं तो ट्रिक याद करने जीके की तरह याद करना अच्छा नहीं है। धन्यवाद।